चैप्टर को? क्या पढ़ा जाता है इस चैप्टर में? राधिका बता। यस मैम, बताता हूँ। बताता हूँ नहीं, बताती हूँ। सॉरी मैम, बताती हूँ। बताओ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मैम है ना, इसमें ना सेल के अंदर इस जो चैप्टर है, इसके अंदर जब मैंने पढ़ा था 11th में, तो मैंने इसके अंदर थोड़ी बहुत थ्योरीज के बारे में पढ़ा था सेल की, और इसके अंदर सेल है क्या, सेल कितनी तरीके की होती है, सेल को डिस्कवर किसने किया, और क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस और यूकैरियोटिक सेल दोनों के बीच का डिफरेंस, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कुछ आती है उनके बारे में थोड़ा पढ़ा, और जो हमारी सेल्स के अंदर मतलब जो भी इसके अंदर कंपोनेंट्स और हमें प्रियंका ऑर्गेनेलिज पढ़ी थी। प्रियंका सेल किसने डिस्कवर किया था? हम मैं रॉबर्ट बताऊं? हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किया था। और अगर मैं आप लोगों से एक सिंपल सी डेफिनेशन पूछूं सेल की, व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक यूनिट सेल इज ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों हम उसको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट बोलते हैं? क्योंकि मैम ये हमारे स्ट्रक्चर बनाने में मदद करती है और फंक्शन में भी मदद करती है। कौन कौन से फंक्शंस? मतलब हम जब ये एक स्ट्रक्चर बनाएगी, तो वही तो हमारा स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर किस चीज के लिए हेल्प करेगा। जैसे कि हमारे घर का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या है? मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट बताओ हमारे घर का क्या होगा? एक कोई भी घर, होम है, कोई भी बिल्डिंग है, कुछ भी है। मीट। एग्जैक्टली, एक ब्रिक। तो ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी क्या है? बहुत छोटी छोटी सेल्स से मिलके बनी है। बहुत सारी सेल्स ने कंबाइन होके एक टिश्यू बनाया, टिश्यू ने मिलके ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाया, एंड उसी ऑर्गन सिस्टम पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म हमारा डेवलप हुआ। ये चीजें क्लियर है? अब सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? Why we call it functional? स्ट्रक्चर का तो समझ में आ गया, बिकॉज हमारी पूरी स्ट्रक्चर सेल से मिलके बनी हुई है। फंक्शनल क्यों बोलता है? बिकॉज इट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ये आपका रखता है। सेकेंड पॉइंट, बिकॉज इट परफॉर्म असेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। हमारी पूरी बॉडी के एनर्जी प्रोवाइड कराना, एटीपी सिंथेसाइज करना, प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, फूड बनाना, तो जितनी भी रेगुलर चीजें हैं वो सब हमारी कौन परफॉर्म करता है? सेल ही परफॉर्म करता है। परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। इतनी चीजें क्लियर है? इतना हम लोगों को पता है। अब हम देखिए, अगर सेल दो टाइप का हो सकता है। द फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेल। मल्टी मल्टीसेलुलर। सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? सिंगल सेल स्टेट। सिंगल सेल। जिसके अंदर होती है, एग्जैक्टली। यूनिसेलुलर होता है मेरा सिंगल सेल। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है मैनी सेल्स। मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म जिसकी पूरी की पूरी बॉडी सिर्फ एक ही टाइप की सेल से मिलके बनी हो, या वो एक ही सिंगल सेल हो बस, उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मतलब बहुत सारे सेल से मिलके बनी हुई है, उसको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर। ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन एज टिश्यू। टिश्यू। एग्जैक्टली। ग्रुप ऑफ, सॉरी टिश्यू लिख दिया, ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन एज टिश्यू। टिश्यू के लिए एक और टर्म यूज करते हैं, विच हैव कॉमन ऑरिजिन, जिनका ऑरिजिन सेम होता है। ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन एज टिश्यू, एंड टिश्यूज ऑलवेज हैव सेम या फिर कॉमन ऑरिजिन होता है इनका। ये आप लोगों को याद रखना है। पहली स्लाइड क्लियर है सबको? बहुत अभी तक तो हम ये जो 9th क्लास में पढ़ के आए हैं वो कर रहे हैं। अभी आता है सेल की डिस्कवरी के ऊपर। हम लोगों को कैसे पता चला कि हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी हुई है? तो अब चलते हैं हम लोग डिस्कवरी पे। तो डिस्कवरी में आता है सबसे पहले चीज, सेल को किसने डिस्कवर किया, तो कहाँ पे डिस्कवर किया था? अब इसका आंसर मेरे को देंगे जागृति। जागृति, तो जिसका नाम लेना प्लीज जल्दी से अनम्यूट कर दिया करो। जल्दी जल्दी से बताओ। आदिल, आप बताओगे? आदिल, अंकिता और अलका, इन तीनों में से कोई एक बता दो जल्दी से। सेल को किसने डिस्कवर किया था? पहले तो मेरे को ये आंसर कर दो।
उम्र आप बताओ। मैम रॉबर्ट हुक ने किया था। मैम रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किया था। किसके अंदर डिस्कवर किया था? हम जो कॉर्क होती है ना, ट्रीपॉट। कॉर्क के अंदर। कॉर्क। पहले टाइम पे क्या होता था, जो बॉटल्स होती थी ना, या फिर कोई ग्लास की कोई चीज होती थी, तो उनके जो ऊपर ना प्लास्टिक की कैप नहीं होती थी, वुडन कैप होती थी, उसको Yes, बोलते हैं ma'am. कॉर्क। ठीक है, उसके अंदर इन्होंने डिस्कवर किया था। तो इसको डिस्कवर किया गया रॉबर्ट हुक के थ्रू। और किसके अंदर डिस्कवर किया था इन्होंने? कॉर्क के अंदर डिस्कवर किया था। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क के अंदर इन्होंने देख के ये बताया कि कॉर्क के अंदर कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। Yes, ma'am. हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हमारी प्रेजेंट है, बिल्कुल ऐसे ऐसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने बोला प्रेजेंट है। और इन हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को, मतलब ये एक एक कंपार्टमेंट दिख रहा है ना हम लोगों को, इन्होंने इस एक कंपार्टमेंट का नाम दे दिया सेल्यूले। फिर इसी सेल्यूलो को चेंज करके नाम पड़ गया हमारा सेल। ठीक है, अब ये तो बात हुई कि इन्होंने कॉर्क के अंदर उनको लिविंग सेल मिला होगा या फिर एक डेड सेल मिला होगा? मैम डेड सेल था। डेड सेल मिला था। तो ये तो मतलब हमारे रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? एंटोन वॉन लीवेनहुक ने। एग्जैक्टली, लिविंग सेल की डिस्कवरी की गई थी एंटोन वॉन लीवेनहुक। इन्होंने हमारे एक लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। अब लिविंग सेल की डिस्कवरी की तो वो तो कहाँ पे की थी इन्होंने डिस्कवरी? पॉन्ड वाटर के अंदर इन्होंने ये डिस्कवरी की थी। और पॉन्ड वाटर के अंदर कौन सी सेल को डिस्कवर किया था इन्होंने? प्रोटोजोआ को डिस्कवर किया था। मतलब प्रोटोजोआ के अंदर सेल की स्टडी किया था। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने पॉन्ड वाटर के अंदर बैक्टीरिया को भी देखा था। Yes. और आरबीसी भी देखा था। और कुछ स्पर्मेटोजोआस को भी नोटिस किया था। ये डिस्कवरी थी 1674 में। रॉबर्ट हुक वाली डिस्कवरी कब थी? रॉबर्ट हुक वाली डिस्कवरी बताओ। मैम 1600 में। सोचो, आप ही लोगों को पता होगा। जागृति आपकी बात आ रही है। 1665 में। फाइनल करके बताना मेरे को किस में वो होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपना। 1665 में ही हुई थी। या फिर इसके बाद इन्होंने देखा कि हमारे सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। अब न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। सेल के अंदर पूरा प्रोटोप्लास्ट किसने डिस्कवर किया था? पुरकिंजी। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। एंड देन एक और साइंटिस्ट थे हमारे, जीएन रामाचंद्रन। ये सिर्फ मैं वो लिखवा रही हूँ आपके जो नीट में पूछे गए हैं, एक्स्ट्रा वाले नहीं लिखेंगे हम लोग। तो नोट्स अपने अच्छे से प्रिपेयर करना। इन्होंने दिया था हम लोगों को ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। कोलेजन का ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर इन्होंने मेरे को बताया था, जीएन रामाचंद्रन ने। सबसे पहले रॉबर्ट हुक का नाम याद रखना, जो हम लोगों को याद रहता है। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस, पुरकिंजी प्रोटोप्लास्ट, और ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर हमारा किसने दिया था? कोलेजन ने। और लिविंग सेल की डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी? पॉन्ड वाटर के अंदर हुई थी। वहां पे प्रोटोजोन, बैक्टीरिया, आरबीसी, स्पर्मेटोजोआ, ये सब। फिर इसके बाद आता है हम लोगों का सेल थ्योरी। मैम एक बार बैक स्लाइड दिखा दीजिए। सेल थ्योरी किसने दिया था? स्वान एंड सेल। शेल्डन एंड शेवान, है ना? मैथ्यू शेल्डन, थियोडरी शेवान। हो गया यहाँ पे इस स्लाइड का? यस मैम। तो हमारा सेल थ्योरी दिया गया था मैथ्यूस शेल्डन, स्पेलिंग चेक कर लेना, थियोडरी शेमान। इन दो साइंटिस्ट के थ्रू
हमारी सेल थ्योरी प्रपोज की गई थी और इन्होंने सेल थ्योरी को दिया था 1838 में और इन्होंने दिया था इसको 1839 में। ठीक है, ये याद रखना है। और हमारे मैथ्यू शेल्डन क्या थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये बॉटनिस्ट समझते हो, जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो इन्होंने सारी जो थ्योरी में अपने पॉइंट्स रखे थे वो प्लांट से रिगार्डिंग रखे थे। थियोडोर शहमान हमारे क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि ये किस टाइप के साइंटिस्ट थे। अब हमारे ये बॉटनिस्ट है शेल्डन। अब बॉटनिस्ट है ना, तो इन्होंने कौन सी सेल को ऑब्जर्व किया होगा, प्लांट सेल। प्लांट सेल। ऑब्जर्व किया इन्होंने प्लांट्स के टिश्यूज को। ठीक है, और इन्होंने किया एनिमल टिश्यूज को। ये हो गया। अब इन्होंने क्या बोला, प्लांट्स टिश्यूज को ऑब्जर्व करके बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ, सारे के सारे प्लांट्स सेल से बने होते हैं। इन्होंने एनिमल्स को स्टडी करके क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो एनिमल की सेल है इज सराउंडेड बाय, एनिमल सेल मैम जी नमस्ते। सराउंडेड बाय थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, किसी ने अभी नमस्ते बोला ना? यस मैम मैंने ओके, तो टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो। मैम अभी आया था मैं बाहर से, तो अभी ज्वाइन की स्पीड में। चलो, इतनी चीजें समझ में आई सेल थ्योरी में से, इतना ज्यादा कुछ मिस नहीं किया आपने, बहुत छोटी छोटी चीजें मैम अभी डेट शीट आ गई, अब स्पीड बढ़ेगी। डेट शीट आ गई। एनिमल सेल इज सराउंडेड बाय थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन्होंने बोला। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज देखो, शहवान ने क्या किया, एनिमल सेल को तो स्टडी किया था, इसके साथ साथ इन्होंने प्लांट सेल को भी स्टडी किया, स्टडीड प्लांट सेल ऑल्सो। और फिर इन्होंने ये देखा, प्लांट सेल को भी स्टडी किया और ये पाया कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल क्या है, एक फीचर है। मतलब जब देखो, पहले उन्होंने एनिमल सेल देख लिया, उन्होंने देखा एनिमल सेल के बाहर कोई हार्ड सी लेयर तो प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ वहां पे एक सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। फिर उन्होंने जो हमारे शेल्डन प्लांट के ऊपर कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि चलो मैं भी उनकी डिस्कवरी को देख लेता हूँ एक बार। वो उन प्लांट सेल के ऊपर भी डिस्कवरी करने लगे। प्लांट सेल में उन्होंने देखा कि प्लांट सेल के बाहर एक हार्ड सेल वॉल प्रेजेंट है, जो कि एनिमल सेल के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। इसी को उन्होंने पॉइंट में लिख दिया कि सेल वॉल इज द फीचर ऑफ प्लांट्स। सेल वॉल हमारे प्लांट्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो प्लांट और एनिमल सेल को डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, फिर इन दोनों की थ्योरीज के बेसिस पे एक हमारी एनसीईआरटी लाइन लिखती है, ऑल ऑर्गेनिज्म, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ, अब यहाँ पे प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आए, सब की सब किससे बने हुए हैं, सेल से। सेल से। या फिर इट्स प्रोडक्ट ऑफ, मतलब सारे के सारे Cell. ऑर्गेनिज्म किसके प्रोडक्ट है, सेल के प्रोडक्ट है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन दोनों की डिस्कवरीज का कंक्लूजन हम लोगों को देता है। क्लियर यहाँ तक? तो अब हमारे शेल्डन शहवान ने इतनी चीजें बता दिया। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है। कौन से साइंटिस्ट आए, जिन्होंने किया रुडोल्फ वर्च्यू, मॉडर्न सेल थ्योरी। और मॉडर्न सेल थ्योरी को हम ये भी बोल सकते हैं कि शेल्डन शहवान ने जो थ्योरी दिया उसको इन्होंने मॉडिफाई कर दिया था बस। मॉडिफिकेशन किसने किया था, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो मॉडिफिकेशन हमारे रुडोल्फ वर्च्यू साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया था। 1838 और 39 में तो थ्योरी दिया गया और 1855 में इन्होंने आके उनकी सारी थ्योरीज को मॉडिफाई कर दिया। इन्होंने मॉडिफाई करके ये बोला कि न्यू सेल्स जितनी भी होती हैं बॉडी के अंदर, वो सबकी सब कहाँ से अराइज होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। सारी की सारी नई सेल्स पुरानी सेल से ही अराइज होती हैं। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। एग्जिस्टिंग सेल्स। इसी को एक साइंटिफिक टर्म भी दिया गया, ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर। ये हमारा था इसमें। अब आता है कि सेल थ्योरी को दे दिया गया, सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस क्या कहते हैं हमारे पास।
एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। देखते हैं जरा सेल थ्योरी के एक्सेप्शन। सबसे पहले इन्होंने बोला कि जितने भी ऑर्गेनिज्म वो सब सेल से मिलके बने होते हैं या फिर सेल्स के ही प्रोडक्ट है। हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है कौन, वायरस, जो कि ए सेलुलर होता है। यस मैम। वायरस इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन था। इसके अलावा यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया भी एक एक्सेप्शन था, आरबीसी भी एक एक्सेप्शन था और सील ट्यूब्स भी एक एक्सेप्शन था। ये 4 हमारे सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेल थ्योरी के कौन कौन से एक्सेप्शन है। पहला वायरस, बैक्टीरिया, आरबीसी, सी ट्यूब। क्लियर? Yes, ma'am. सब कुछ क्लियर है सबको? मैम चलो। वायरस के पास कोई कवरिंग ही नहीं होती। क्या नहीं होती? मैम जैसे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है तो उसके पास है ही नहीं बिल्कुल भी। नहीं, वायरस के पास कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई खुद का मशीनरी नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है उसके बाहर और बीच में उसका न्यूक्लिक एसिड होता है। ये चीज। अब आते हैं, अब हम लोगों को सेल की डिस्कवरी करके मिल गया और हमारा ऑर्गेनिज्म पूरा बना कैसे होता है कुछ कुछ आइडिया हम लोगों को हो गया। अब हम लोगों ने क्या कि एक सेल को पकड़ा और हम उस सेल को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास कितने कितने टाइप के सेल्स हैं, सबसे बड़ा सेल कौन सा है, सबसे छोटा सेल कौन सा है। फिर उन सेल के सेक्शंस कट करके देखेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, वो ऑर्गेनेलीज क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं, कैसे एक पूरे के पूरे सेल के सारे फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। वो सारी चीजें हम लोगों को समझनी है। तो सबसे पहले मेरे को अब देखना है ओवरव्यू ऑफ सेल, कि हमारे सेल का ओवरव्यू क्या हो सकता है। अब ओवरव्यू में सबसे पहले अगर मेरे को सेल को स्टडी करना है तो मैं कैसा सेल स्टडी करूंगी? बताओ। देखो, अब यहाँ पे भी कुछ चीज है। अगर मेरे को एक प्लांट सेल को स्टडी करना है, जैसे हमारे अब तक साइंटिस्ट बोल के गए, तो अगर आपको प्लांट सेल को स्टडी करना है तो बोला जाता है आपको अनियन पील सेल लेना पड़ेगा, उसके अंदर आप बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हो। अगर आपको एनिमल सेल की स्टडी करनी है, प्लांट के लिए क्या बताया मैंने, अनियन Onion peel. पील सेल, ठीक है। और अगर आपको एनिमल सेल के अंदर डिटेल्स देखनी है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, चीक सेल की स्टडी करनी पड़ेगी। अब हम इन्हीं स्टडीज को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले हम पता लगाते हैं साइज, कि मेरे पास सेल के डिफरेंट साइज, मतलब सेल का साइज क्या हो सकता है। अब मेरे को स्टडी करनी है, सेल की डिटेल्स पढ़नी है, मैंने यही तो देखना है कि मेरे पास सेल कितने बड़े साइज का हो सकता है, फिर कितने छोटे साइज का हो सकता है। और अगर बहुत ज्यादा छोटा होगा तो मेरे को कौन कौन से माइक्रोस्कोप यूज, मतलब माइक्रोस्कोप के नाम ही यूज आपको करना है, लेकिन साइज आपको पता होना चाहिए। माइक्रोस्कोप के नाम याद नहीं पढ़ने, वो पहले आते थे हमारे जितने भी पीएमटी एग्जाम से पीएमटी होते थे ना, पहले माइक्रोस्कोप की पूरी डिटेल आती थी, बट अब नहीं आता है ये। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जो सबसे स्मॉलेस्ट हमारा सेल होता है उसको हम बोलते हैं पीपीएलओ, प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या फिर इसको माइकोप्लाज्मा भी हम बोलते हैं। इसका साइज कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। या फिर इसको, नहीं इतना ही लिख लो, 0.1 माइक्रोमीटर, इसी पे क्वेश्चन आ जाता है, बाकी लिखोगे तो ज्यादा थ्योरी हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास आपको याद रखना है एक प्रोकैरियोटिक सेल का साइज कितना होता है। एनसीईआरटी में गिवन है ना, एनसीईआरटी ओपन करके बैठो, जल्दी जल्दी से बताओ प्रोकैरियोटिक का कितना होता है। 1 से 2 माइक्रोमीटर या 3 से 5? मैम 3 से 5 दे रखा। 3 से 5 एग्जैक्टली। बट जब हम इसको पढ़ते हैं ना तो स्टैंडर्ड बुक से, तो वहां पे 1 से 2 माइक्रोमीटर भी ये दे के रखता है। फिर इसके बाद आपको दिया होगा आरबीसी का, आरबीसी का कितना गिवन है, 7.0 micrometer. 0.0 माइक्रोमीटर। 7.0 माइक्रोमीटर, या फिर इसको 5 से 7 माइक्रोमीटर तक भी हम अप्रोक्स मान लेते हैं, ठीक है। और फिर आपको दिया होगा एक यूकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक सेल का बताओ कितना है। यूकैरियोटिक सेल का कितना गिवन है, 10 से 20 माइक्रोमीटर। वायरस का बताओ कितना गिवन है, बोलो। मैम आरबीसी तक दे रखा है बुक में। Yes, अच्छा, ma'am. RBC तक दे रखा है, कोई नहीं, ये भी लिख लो,
वायरस का लिख लो, यूकैरियोटिक का लिख लो। फिर इसके बाद सबसे लार्जेस्ट सेल कौन होती है? Nerve cell. Nerve cell. बेटा वो लॉन्गेस्ट होती है नर्व। मैम लार्जेस्ट में ही बता रखी है और स्ट्रिच वाला। लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच होता है और सबसे लॉन्गेस्ट होती है न्यूरॉन Nerve cell. नर्व सेल, और वो भी किसकी? ब्लू व्हेल की आपका, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमंस के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होगा? अगर सिर्फ स्मॉलेस्ट पूछे तो पीपीएलओ बोलेंगे, और स्मॉलेस्ट इन ह्यूमन पूछेंगे तो स्पर्म। ठीक है, यहां तक याद हो जाएगा इन चीजों को। यस मैम। मैम लॉन्गेस्ट सेल का एक बार दोबारा बता दो, क्या बोला था आपने? लॉन्गेस्ट सेल होती है आपकी सबसे नर्व सेल, और ये लॉन्गेस्ट नर्व सेल किसके अंदर होती है? ब्लू व्हेल में। ओके मैम। ब्लू व्हेल, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको ना, जो मैंने ये लाइन बताया था ना बेटा, इसके लिए एक लॉ भी है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेल लीनिएज। कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये कौन सा लॉ हमें दिया था, या फिर रुडोल्फ वर्च्यू ने क्या कौन सा लॉ हमको दिया था। तो डायरेक्टली पूरी लाइन ना देके सिर्फ लॉ पूछ लेता है। तो ये भी याद रखना, सेल लीनिएज मतलब सेल्स एक लाइन में कंटिन्यूटी में चलती रहती हैं। नई पुरानी सेल से पुरानी सेल डिवाइड होगी, फिर नई बनेगी, फिर वो एक लाइन बन जाएगी स्टेशनरी मोड में। उसी को इन्होंने ऐसे नाम दे दिया था। यहां तक क्लियर है? अब हम चलते हैं सेल की शेप पे। सबसे पहले हमने सेल का साइज देख लिया, अब सेल की शेप देखेंगे कैसी होगी, फिर धीरे धीरे उसकी सेल की वॉल पे जाएंगे, फिर मेम्ब्रेन पे जाएंगे, फिर उसके अंदर ऑर्गेनेलीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब सेल की शेप की बात करें तो दो टाइप की शेप हो सकती है, एक तो हो सकती है इसकी रेगुलर शेप और एक हो सकती है फिक्स्ड शेप। ये हो सकता है ना, इरेगुलर या फिर फिक्स्ड। अब इरेगुलर शेप किसकी हो सकती है? कोई अमीबा। ऐसा, एग्जैक्टली अमीबा। और एक और मैंने आपको बताया था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ा था हम लोगों ने, जो फेगोसाइटोसिस का काम करता है, WBC. WBC, राइट। और फिक्स शेप किसकी होती है मेरी? आरबीसी की होती है, या फिर आरबीसी लिख लो इतना चलेगा। आरबीसी की बाइकॉनकेव शेप बोलते हैं ना, राउंड या फिर बाइकॉनकेव करके, राउंड भी लिख देते हैं कभी कभी। बाइकॉनकेव होती है ना. हाँ, बट मैक्सिमम केसेस में बाइकॉनकेव होता है, बट कहीं कहीं पर राउंड भी लिखा जाता है इसकी शेप को। राउंड मैम से फिर एग्जैक्टली क्या लिखे? दोनों लिख लो अभी, ऑप्शन में आपको जिस अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर बाइकॉनकेव और राउंड दोनों अलग अलग ऑप्शन में लिखा है तो बाइकॉनकेव पिक करोगे आप। बाइकॉनकेव नहीं दिया हुआ है, राउंड दिया हुआ है, तो आप राउंड पिक करोगे। और मैम दोनों दिए हो तो? दोनों दिए हुए तो बताया ना, बाइकॉनकेव पिक करोगे, मेजॉरिटी में आप बाइकॉनकेव को पिक करोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं सेल के अंदर। सेल को मैं कुछ थोड़ा सा डिवाइड करके आपको बता रही हूँ, जिससे थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। वो सेल जिसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन, मतलब वो सेल के अंदर वो ऑर्गेनेलीज आप समझ सकते हो जो विदाउट मेम्ब्रेन है, या फिर वो ऑर्गेनेलीज जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन है, और वो ऑर्गेनेलीज जिसके पास डबल मेम्ब्रेन है। तो विदाउट मेम्ब्रेन वाला लिखो सबसे पहले, यहां से भी एक क्वेश्चन 101% बन जाता है। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, या डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज, ऐसे करके सिंगल मेम्ब्रेन एंड डबल मेम्ब्रेन। अब डबल मेम्ब्रेन में तो हम लोगों को हमेशा याद रहता ही है, मेरे पास न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन्हीं में तो बात करते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. तो आ गया सबसे पहले मेरे पास न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी माइटोकॉन्ड्रिया को तो बहुत अच्छे से पढ़ के आए हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में। और आपका क्लोरोप्लास्ट। सिंगल मेम्ब्रेन में आता है मेरे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, फ्लैजिला, सीलिया,
और पेरोक्सिसोम्स, ये सब होंगी सिंगल। और विदाउट मेम्ब्रेन कौन होगा? सेंट्रियोल, जो सिर्फ एनिमल सेल में होता है, इसको भी लिख लो। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। और राइबोसोम्स विदाउट मेम्ब्रेन होता है। प्रोकैरियोट में 70S होता है और यूकैरियोट्स में 80S। और बचता है मेरे पास न्यूक्लियोलस। लिखो इन सबको। फिर हम चलते हैं अपना प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, बिकॉज सेल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यस मैम। हो गया? यस मैम। चलो, डायरेक्टली लिख दो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऐसे ऐसे करके। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अभी जल्दी जल्दी से ना मेरे को सब डिफरेंसेस बताना, क्या क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जिसके बेसिस पे इस डिवीजन किया गया है, प्रोकैरियोट में क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप वेल डिफाइन नहीं होता मैं, क्लियर, और न्यूक्लियर वेल डिफाइंड है। न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होता है, यस और जिसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होता है उसको हम बोलते हैं नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं है न्यूक्लियस हमारा। और यूकैरियोट में प्रेजेंट है। न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होता है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रेजेंट और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। वेरी गुड, ये पॉइंट हुआ। अब बात करते हैं इसके अंदर कि इसका न्यूक्लियोइड कैसा होता है। न्यूक्लियोइड समझते हो? जब जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल कंबाइन हो जाता है, मतलब पैक होने के बाद एक स्ट्रक्चर बना लेता है, उसी को तो न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसका न्यूक्लियोइड होता है डबल स्टैंडर्ड सर्क्यूलर, और हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है। हमारा जेनेटिक मटेरियल लीनियर ही तो है। यस मैम। चलो, ये पॉइंट हुआ। अब जो न्यूक्लियोइड होता है ना इनका, वो न्यूक्लियोइड मतलब इनका जो डीएनए होता है वो होता है ग्वानिन और साइटोसिन रिच। सबसे ज्यादा ग्वानिन और साइटोसिन रिच इनका होता है। बट यूकैरियोटिक सेल्स का अंदर होता है सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हिस्टोन्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनके साइज का। तो बच्चा लोग, इनका साइज होता है 0.5 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक, और इनका साइज कितना हो सकता है? 10 से 15 माइक्रोमीटर तक। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? यस मैम। मैम No. न्यूक्लियस तो मैम प्रोकैरियोटिक सेल में ही होता है। देखो, न्यूक्लियस कुछ नहीं होता, एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके बाहर न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब जेनेटिक मटेरियल के बाहर जब हम न्यूक्लियर एनवेलप लगा देते हैं ना, उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अब मैंने न्यूक्लियर एनवेलप हटा दिया, अब जो मेरा जेनेटिक मटेरियल है वो तो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही घूमता फिरता रहेगा। यस मैम। अब कोई न्यूक्लियस तो बचा नहीं वहां पे, तो जेनेटिक मटेरियल क्या करता है? अपने आप को पैक कर लेता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेता है, उस सर्कुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और हमारा यूकैरियोटिक में तो एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर पैक रहता है विद हिस्टोन प्रोटीन, जो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी पढ़ा है। क्लियर राधिका? हर्षित सिंह, वॉइस ब्रेक हो रहा है। मेरा वॉइस ब्रेक हुआ था क्या बीच में? नहीं। नो मैम। नो मैम। होगा तो बता लग देना। रहा था थोड़ी देर ले हो गया था, आप ठीक है। चलो, फिर इसके बाद आता है साइज, हो गया सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन, पॉलीसेकेराइड से बनी हो सकती है, और अमाइनो एसिड से बनी हो सकती है।
यूकैरियोट्स की सेल वॉल, मतलब यूकैरियोट्स में तो सेल वॉल होती ही नहीं, तो क्या लिखोगे? सेल मेम्ब्रेन होती है एब्सेंट। एब्सेंट होती है, बट एब्सेंट ओनली इन एनिमल्स। सेल। सिर्फ एनिमल्स में ही तो एब्सेंट होती है। मेरा फंजाई हो गया, फंजाई के अंदर काइटिन से बनी होती है, यस ये तो लिखोगे ही यहाँ पे, क्योंकि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंशिएट कर रहा है। प्लांट के अंदर देखोगे, अगर प्लांट भी तो यूकैरियोटिक है, तो प्लांट के अंदर सेलुलोज से बनी होती है, तो डायरेक्टली एब्सेंट मत लिख देना। प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस नहीं देख रहे हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस देख रहे हैं। अब प्रोकैरियोट के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मीजोजोम्स। अब ये मीजोजोम्स क्या होता है, जब मैं आपको बैक्टीरिया की पूरी डिटेल स्ट्रक्चर बताऊंगी ना, तो वहां पे आप देखोगे कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी अंदर की साइड इमेजिनेशन निकल जाते हैं, उन्हीं को बस मीजोजोम्स बोलते हैं हम लोग। क्या यूकैरियोट में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं? नो, कोई रेस्पिरेटरी एंजाइम्स नहीं होते इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। फिर आता है कि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, इस टाइप की, और यहाँ पे प्रेजेंट होगी। सिंपल। राइबोसोम 70S होगा और इन द फॉर्म ऑफ पोलीजोम पाया जाएगा। बहुत सारे राइबोसोम्स जब एक चेन बना लेते हैं, राइबोसोम जैसे कि ये मेरा mRNA, और mRNA के ऊपर ऐसे जब राइबोसोम अटैच हो जाता है ना, लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट करके, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम पोलीजोम बोलते हैं। और हमारे यूकैरियोट में राइबोसोम कैसे होता है? 80S होता है। और यहाँ पे पोलीजोम तो पाया जाता है, बट ओनली ड्यूरिंग, जब हम लोगों को प्रोटीन बनाना होता है, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन के टाइम पे हमें यहाँ पे पोलीजोम्स पाया जाएगा, ओनली ड्यूरिंग। यहां तक क्लियर है? यस मैम। किसी पॉइंट में कोई डाउट? चलो, डाउट नहीं है, आगे चलो। फिर इसके बाद आता है हम लोगों का प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट नहीं होगा, कोई माइक्रोफिलामेंट्स नहीं होंगे, जो सेल का स्केलेटल सिस्टम बनाता है। इसको भी हम लोग जब सेल पढ़ेंगे ना पूरा डिटेल में, तब आपको समझ में आएगा। एब्सेंट और यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोकैरियोट्स की जो फ्लैजिला होती है, प्रोकैरियोट्स की जो फ्लैजिला होती है वो बनी होती है फ्लैजिलिन से, लेकिन हमारे यूकैरियोट्स की जो फ्लैजिला होती है वो बनी होती है ट्यूबुलिन से। यहां से क्वेश्चन आता है बच्चों, इस पॉइंट को याद रखना। और यहाँ पे अरेंजमेंट भी होता है 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, ठीक है। इनके अंदर हमारा प्रोकैरियोट्स के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, और यहाँ पे हमारे सेंट्रियोल होते हैं प्रेजेंट। इसी डिफरेंस में से कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। एंड क्लास के बाद मैं आप लोगों को डीपीपी शेयर करूंगी, तो डीपीपी में आप लोगों को देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आ रखे हैं। क्लियर है सबको? यस। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में। चलो, अभी प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स आप लोगों को अगर क्लियर है, देन विल मूव ऑन द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक बार डिफरेंस देख ले। ये हो गए हमारे यहाँ तक डिफरेंस क्लियर। अब लिखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। बहुत बेसिक बेसिक से डिफरेंस हम लोग देखेंगे। प्लांट सेल के अंदर सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल वॉल। यस मैम, एनिमल सेल के पास नहीं होती।
अच्छा, प्रेजेंट को पॉजिटिव से लिख दो और उसको एब्सेंट को नेगेटिव से लिख दो, Yes, चलेगा? yes, ma'am. चलो, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है। अब यहाँ पे प्रेजेंट है तो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। Cellulose की. से बनी होती है, ठीक है। और हमारे प्लांट का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? पेरीफेरल होता है। पेरीफेरल का मतलब होता है कि सेंटर में ना होके कॉर्नर में रहता है एक, और यहाँ पे न्यूक्लियस होता है सेंट्रल, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। और हमारे प्लांट के पास एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है और यहाँ पे एब्सेंट होता है लार्ज साइज वैक्यूल। प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड्स का मतलब क्लोरोप्लास्ट वगैरह, और यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और क्या क्या होता है हमारा? प्लांट की सेल डू नॉट बस्ट, सेल कभी भी प्लांट की बस्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज उसके बाहर सेल वॉल होती है। लेकिन हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में कि एनिमल सेल की जो सेल होती है उसके अंदर प्लाज्मोलाइसिस हो सकता है, सेल श्रिंक भी हो सकती है और सेल का स्वेलअप भी हो सकता है। प्लांट अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर रखते हैं? Starch. फॉर्म में। और एनिमल Glucose. ग्लाइकोजन की फॉर्म में, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Glycose. ठीक है। ये याद रखना है। हमारे जैसे कि एनिमल सेल के पास गोल्जी बॉडी होता है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी, ऐसे ही हमारे प्लांट सेल के पास होता है डायक्टियोसोम। जो काम हमारी बॉडी के अंदर, मतलब हमारे एनिमल्स के अंदर गोल्जी बॉडी कर रहा होगा, प्लांट के अंदर सेम काम डायक्टियोसोम करता है। क्लियर ये डिफरेंस? कोई डाउट यहाँ तक? मैम ये लास्ट से थर्ड वाला एक बार मैम दोबारा बताना। एनिमल्स की सेल्स कभी, सॉरी, प्लांट्स की सेल्स कभी बर्स्ट नहीं होती, फूट जाना सेल का, क्योंकि बस बाहर एक प्लाज्मा। हार्ड सी सेल वॉल होती है, ना पानी अंदर आ सकता ना बाहर जा सकता। बट एनिमल के पास तो सेल वॉल होती ही नहीं है, तो वाटर एंटर हो गया तो सेल स्वेल हो जाएगा, वाटर बाहर निकल गया तो प्लाज्मोलाइसिस होगा, सेल का श्रिंकेज हो जाएगा। क्लियर तनु? Yes, ma'am. बाकी प्रियंका, हर्ष, अक्षा, उम्रा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. चलो इतना क्लियर है। अभी हम लोग चलते हैं सेल के कुछ फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। अब फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से नोट्स बना रहे हो ना साथ के साथ आप लोग, बिकॉज मैं स्लोली स्लोली लिख रही हूँ, आप लोग लिख सकते हो इनको चीजों को। Yes, ma'am. बना रहे हैं. चलो, अब सबसे पहले आते हैं हम लोग सेल के ऊपर। अब सेल के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक तो हमारे सेल का सेल कोट और एक उसके अंदर का मटेरियल प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब सेल कोट का मतलब वो सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, सेल वॉल भी हो सकती है। अब सेल कोट को मैं यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। एक होता है मेरा ग्लाइको कैलिक्स और एक होती है मेरे पास सेल वॉल। अब आपको ये बताना है यहाँ पे, मतलब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। ग्लाइको कैलिक्स किस किस के अंदर होता है? ग्लाइको कैलिक्स होता है सिर्फ हमारा बैक्टीरियल सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल में। अब सेल वॉल की मैं बात करूं तो सेल वॉल किस किस के अंदर हो सकता है? प्लांट सेल के अंदर हो सकता है और फंजाई के अंदर हो सकता है और बैक्टीरिया के अंदर ही होता है सेल वॉल तो, ठीक है। तो इसका मतलब मेरी बैक्टीरियल सेल एक ऐसी सेल वॉल है, ऐसी सेल है जिसके पास ग्लाइकोकैलिक्स भी और सेल वॉल भी है। इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब मेरा जो प्रोटोप्लाज्म है, उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर मेरे को क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? सबसे पहली चीज मेरी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन के बाद अंदर का पूरा पार्ट साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, यही तो चीजें होंगी ना। साइटोप्लाज्म के अंदर सारी सेल ऑर्गेनेलीज आ जाएंगी एक्सेप्ट न्यूक्लियस। क्लियर है ये चीज? अब न्यूक्लियस के अंदर भी दो चीजें हैं, क्या क्या है न्यूक्लियस के अंदर? बच्चों,
न्यूक्लियस के बाहर क्या है? न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। और उसके अंदर उसका जो अंदर का मटेरियल है सारा, जैसे सेल का मटेरियल साइटोप्लाज्म, ऐसे ही न्यूक्लियस का मटेरियल न्यूक्लियर प्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। और अगर मैं इस न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करूं, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? हमारा जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल किसकी फॉर्म में? क्रोमेटिन की फॉर्म में। उसके अलावा न्यूक्लियोलस, और कुछ अमाउंट में मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स के अंदर कुछ आरबीसीज वगैरह, सॉरी आरबीसीज नहीं, आरएनए वगैरह पाए जाते हैं। ये मेरा पूरा पार्ट हुआ। अब आते हैं हम लोग अपने सेल मेम्ब्रेन हो गया साइटोप्लाज्म के ऊपर। इसकी जरा पोजीशन चेंज कर दूं, फिर फ्लो चार्ट अच्छा सा दिखेगा हमारा। इधर लिख दो साइटोप्लाज्म एंड इधर लिख दो सेल मेम्ब्रेन। अब जरा हम लोग सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसको देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म मेरे को क्या कह रहे? साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? पहली चीज हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म का मतलब ये होता है, अगर मैंने क्या किया, साइटोप्लाज्म के अंदर से सारी सेल ऑर्गेनेलीज निकाल दी, तो जो वो लिक्विड बच जाएगा ना, उसको बोलेंगे हेलोप्लाज्म या हाइलोप्लाज्म। तो क्या लिखोगे इसको? लिक्विड लिक्विड मैट्रिक्स। कैसा है ये? विदाउट ऑर्गेनेलीज, यही तो बोल सकता है ना। यस और एक पार्ट हम लिख देंगे यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के अंदर मतलब सारी सेल ऑर्गेनेलीज आ जाएंगी मेरी। यहाँ पे तो मैंने क्या ले लिया, साइटोप्लाज्म का बस लिक्विड वाला पार्ट ले लिया, और एक पार्ट में मैंने ले लिया इसके सेल ऑर्गेनेलीज एंड सेल इंक्लूजन बॉडीज। सेल इंक्लूजन बॉडीज में क्या क्या आते हैं मेरे? सेल इंक्लूजन बॉडीज में मेरे वैक्यूल्स वगैरह आ सकते हैं। वैक्यूल्स आ गए, गैसेस आ गई, जो रिजर्व फूड रखने का काम करता है। और सेल ऑर्गेनेलीज में तो मैंने आप लोगों को करा ही रखा है पहले, यस। अभी कराया था ना सेल ऑर्गेनेलीज में, वो डबल मेम्ब्रेन वाला पूरा, वही पूरा फ्लो चार्ट इसके नीचे चिपका देना, विदाउट मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन वाला। ठीक है? यस मैम। ठीक है ना? इसमें एक और पार्ट ऐड कर लेना, माइक्रो बॉडीज वाला। माइक्रो बॉडीज, ये माइक्रो बॉडी जो पैरोक्सिसोम है आपका और ग्लाइसोसोम, वो तो चलो मैं आगे समझा ही दूंगी आपको। यहाँ तक तो हम लोगों को क्लियर है कि हमारा न्यूक्लियोलस हम इसमें पढ़ेंगे, और ये सब चलो ये तो पढ़ ही लेंगे हम लोग, इसको छोड़ो। ये वाला चार्ट बताओ मेरे को, समझ में आया क्या सबको? मैम एक बार मैट्रिक्स बताना फिर से। मैट्रिक्स का मतलब बेटा, मैंने क्या किया, सेल लिया, ठीक है, सेल के अंदर, सेल का बाहर से सेल वॉल हटा दिया, ग्लाइकोकैलिक्स हटा दिया, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस सब हटा दिया, जो उसका साइटोप्लाज्म बचा। साइटोप्लाज्म में क्या, उसकी सेल ऑर्गेनेलीज होंगी और वो लिक्विड होगा, बिकॉज साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक लिक्विड मटेरियल ही तो होता है ना। यस मैम। अब मैंने क्या किया, उसके अंदर से सारे ऑर्गेनेलीज हटा दिया, वो लिक्विड लिक्विड बच गया मेरे पास, उस लिक्विड को बोलेंगे हाइलोप्लाज्म। वो लिक्विड मैट्रिक्स या फिर वो लिक्विड फ्लूइड, मैट्रिक्स का मतलब फ्लूइड समझ लो यहाँ पे, जो फ्लूइडी वाला पार्ट है, दैट वन इज हाइलोप्लाज्म। ओके। सिंपल। यस मैम। यस मैम। चलो इतना क्लियर है तो जरा एक बार ना मैं आप लोगों को एक और चीजें क्लियर करा देती हूँ। सिंपल सी है बिल्कुल, जैसे कि मेरे पास है सेल, ठीक है, पूरे सेल के अंदर क्या क्या है वो मैंने देख लिया। अभी मैं एक वर्ड यहाँ पे लिख रही हूँ, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या क्या आएगा मेरा? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। अरे सिंपल लैंग्वेज में बताओ, मैंने क्या किया, अपनी सेल उठाया पूरा, और सेल के अंदर से सिर्फ सेल वॉल हटा दिया, सेल माइनस सेल वॉल, सेल के अंदर से सिर्फ सेल वॉल हटाया, और जितना अंदर का पूरा पार्ट है, दैट वन इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। ठीक है? अब मैंने क्या, एक और टर्म में यहाँ पे लिख रही हूँ, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है फिर? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाट डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लाज्म। प्लास्ट कुछ हार्ड चीज हटाई हमने, सेल वॉल हटाया, प्लाज्म मतलब
सेल में से बस मैंने बता दी। हाँ Cell सेल में से वॉल भी हटा दी और सेल मेम्ब्रेन भी हटा दिया। सिर्फ बच क्या गया, जो बीच वाला पार्ट बच गया ना मेरा, सेल मेम्ब्रेन हटा दिया, सेल वॉल हटा दिया, जो पूरा पार्ट बच गया प्रोटोप्लाज्म। अब उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर से अगर मैंने न्यूक्लियस भी हटा दिया, उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म, है ना। तो साइटोप्लाज्म को कि मैं प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस लिख दूं? Yes, मैं प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, वो बच गया मेरा सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म। और अगर अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या है मेरा, साइटोप्लाज्म के अंदर मेरा लिक्विड मैट्रिक्स है और सेल ऑर्गेनेलीज है। अब मैंने सेल ऑर्गेनेलीज को भी हटा दिया, अभी वो टर्म लिखवाया था हाइलोप्लाज्म या फिर साइटोसोल। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने क्या कर दिया अब यहाँ पे, साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेलीज। बताओ, अब ये चीजें याद रहेंगी टर्म्स आप लोगों को? Yes, मैम। चलो अब भी क्लियर है, तो अब हम अलग चलते हैं अपना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ना बहुत डिटेल में, मतलब ज्यादा डिटेल नहीं, जितना डिटेल रिक्वायर्ड है हम लोगों को। तो लिखो प्रोकैरियोटिक सेल। कैरेक्टर्स हम लोगों को पता है प्रोकैरियोटिक सेल के, डायग्राम बनाएंगे एकदम सुंदर सा। चलो बनाओ। सबसे आउटर मोस्ट में क्या प्रेजेंट होगा? ज्यादा बड़ा बन गया, लेबलिंग नहीं कर पाएंगे फिर। पहले तो हम सेल वॉल। सबसे बाहर सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन। सबसे बाहर सेल वॉल होगा। प्रियंका, यस मैम। सबसे बाहर क्या होगा? वॉल। ग्लाइकोकैलिक्स होगा। फिर होगा सेल वॉल एंड देन आएगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं कुछ मतलब इस सेल वॉल क्या करती है, अपने आप को अंदर की साइड फोल्ड कर लेती है कुछ कुछ जगह से ऐसे। Yes, मैम, माइक्रोप्लाज्म जिसे कहते हैं। लाइक दिस ओनली। ठीक है, ऐसे इसने अपने अंदर फोल्डिंग्स कर लिया। अब जरा इनकी लेबलिंग लिख दो। दिस वन इज ग्लाइकोकैलिक्स। glycocalyx and this one is सेल वॉल। cell wall and this one is सेल मेम्ब्रेन। cell membrane। इतना पार्ट सबको क्लियर है? यस मैम। चलो Yes, अब मैम। ये चीजें क्लियर हैं अगर हम लोगों को, अभी जरा आगे देख लेते हैं। हमने प्रोकैरियोटिक सेल में बात किया था किसके पास राइबोसोम्स भी होता है। कैसे राइबोसोम होता है इसके पास? 70s राइबोसोम। ठीक है, इसके पास कुछ गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ गैस वैक्यूल इसके पास प्रेजेंट होंगे, वो हमने बना दिए। और इसका जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता है? न्यूक्लियोइड फॉर्म। न्यूक्लियोइड की फॉर्म में होता है। ये हमने लिख दिया हमारा न्यूक्लियोइड। और क्या क्या हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, बताओ जल्दी से। ये जो अंदर की साइड इन्वेजिनेशंस हैं, दीज आर नोन एज मीसोजोम्स। मीसोजोम्स को क्या लिखेंगे? इन्वेजिनेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
वैजिनेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पीएम लिख दूं? यस मैम। चलो, अब इसके पास होता है एक फ्लैजिला भी, बना दो जल्दी से फ्लैजिला। ये हुआ इसका फ्लैजिला। प्रोकैरियोट का फ्लैजिला किससे बना था? फ्लैजिन। फ्लैजिलिन, है ना? तो ये हुआ हमारा इसका फ्लैजिलिन, मतलब फ्लैजिला लिख लो अभी तो। बना किससे होता है? फ्लैजिलिन से। किसके लिए हेल्प करेगा? मूवमेंट कराने में हेल्प करेगा। इसके अलावा कुछ इसके पास और स्ट्रक्चर्स होती हैं। फ्लैजिला के साथ साथ इसके पास प्रेजेंट होते हैं फिम्ब्री भी। फिम्ब्री भी इसके पास प्रेजेंट होते हैं। और क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके पास? और स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये देखो, इनको हम बोलते हैं पिलाई, PILI। ये पिलाई इनको हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन में ये पिलाई इनको हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो हमारे मीजोजोम्स है ना बच्चों, इन मीजोजोम्स को वी कैन ऑल्सो कॉल देम क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर्स भी बोल सकते हैं, बट क्रोमेटोफोर सिर्फ और सिर्फ बिकॉज क्रोमेटोफोर काम क्या कराता है? फोटोसिंथेसिस कराने का काम करता है। तो क्रोमेटोफोर किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में। ओनली इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट होंगे। इतना क्लियर है सबको? अभी बताओ, और कुछ रह तो नहीं गया ना यहाँ पे लेबलिंग करना? नो मैम। सब कुछ हो चुका है। अब हम चलते हैं एक एक पार्ट पे। सबसे बाहर मैंने बनाया ग्लाइकोकैलिक्स, तो हम लोग सबसे पहले एक बार ग्लाइकोकैलिक्स को देख लेते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? लिखो जरा, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स आपका बना होता है पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन का। मतलब पॉलीसेकेराइड तो मेन अमाउंट में होता है, और प्रोटीन हो भी सकता है और नहीं भी। मेनली होगा पॉलीसेकेराइड, और प्रोटीन भी लिख लो। प्रोटीन के आगे मे बी या लेस अमाउंट ऐसे करके कुछ लिख लेना। अब इसका जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो डबल मैम्ब्रेनस टाइप से होता है। एक होता है इसके अंदर लूज शीथ, और एक होती है इसकी टफ पार्ट या फिर थिक। जो इसका लूज शीथ होता है उसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। दिस इज नोन एज स्लाइमी लेयर या स्लाइम लेयर। स्लाइमी लेयर से बना होता है, और जो टफ एंड थिक पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कैप्सिड। स्लाइमी लेयर पे क्वेश्चन आ जाता है, स्लाइमी लेयर किससे बना होता है? ये बना होता है आपका म्यूको पॉलीसेकेराइड का। ठीक है, इतना याद रखना है सिर्फ। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर दो लेयर्स होती है, एक लूज शीट होती है और एक टफ और थिक कैप्सिड की बनी होती है। लूज शीट को स्लाइमी लेयर भी, स्लाइमी लेयर म्यूको पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अब बात आती है कि मेरे ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन क्या क्या हो सकता है। ग्लाइकोकैलिक्स हमारे बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, किसी दूसरे होस्ट के साथ अटैच होने के लिए, किसी दूसरे होस्ट के साथ एज अ शेल्टर उसका यूज करने के लिए अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। हमारे बैक्टीरिया की बॉडी से वाटर लॉस ना हो जाए, इस चीज को प्रिवेंट करेंगे। प्रिवेंट करते हैं लॉस ऑफ वाटर। इवन इनको बैक्टीरिया को किसी दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म के इम्यून सिस्टम से भी बचाते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। ये पॉइंट्स आपको लिखना है। सिंपल यहां तक? ग्लाइकोलेक्स की ना फंक्शन? हाँ जी, मम्मी ग्लाइकोलेक्स के ही है ना फंक्शन? ग्लाइकोकैलिक्स के। हर्ष मैम कहना है लीव द क्लास। हर्ष क्यों क्लास लीव करना है? लीव कर दिया आपने। उमरा लास्ट स्लाइड बोल रहे थे। उमरा लास्ट स्लाइड बेटा कौन से वाला देखना है? मैम इससे जस्ट पहले वाले। ये डायग्राम वाला? यस मैम, हो गया, थैंक यू। चलो, तो ये हमारा हुआ ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। अब ग्लाइकोकैलिक्स के इनर साइड में क्या प्रेजेंट था हमारा? सेल वॉल। सेल वॉल।
तो अब जरा लिख लो सेल वॉल। तो हमारी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन, यस मैम। जो कि एक म्यूकोपेप्टाइड होता है। देखो पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडो से प्रोटीन याद आ रहा है ना हम लोगों को, तो प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड। अमाइनो एसिड से। और ग्लाइकन का मतलब होता है पॉलीसेकेराइड। इसके अंदर ये दोनों चीजें प्रेजेंट। और पॉलीसेकेराइड इसके अंदर दो टाइप के होते हैं, नाग एंड नाम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाग एंड नाम? नाग, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीज। इनकी फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में। नाम क्या होता है? एन-एसिटाइल मिरामिक एसिड। और अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात करें तो अमाइनो एसिड्स इनके पास होते हैं 4 टाइप के, एल ए जी। L4 लाइसिन, लाइसिन, A4 एलेनिन, और एक और एलेनिन होता है। अब 2 एलेनिन क्यों लिख रही हूँ वो भी बताऊंगी। G4 ग्लूटामिक एसिड। एक एलेनिन तो होता है लीवो रोटेटरी और एक एलेनिन होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे, लीवो जो लेफ्ट डायरेक्शन में। ये होता है ना। चलो फिर इसके अलावा हम अपने बैक्टीरियाज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। इसको किसने किया था? हमारे ग्राम साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरियाज को स्टेनिंग के बेसिस पे, उन्होंने एक स्टेन यूज किया, स्टेनिंग के बेसिस पे बैक्टीरिया को। हाँ हर्ष आप लीव कर सकते हो। अक्षा आपका कोई डाउट है बेटा? हम 20 मिनट्स में मैं वापस ज्वाइन कर लूंगा मैम, थोड़ा फीवर लग रहा है मेडिसिन आप लेके। 8:30 वाली क्लास में आ जाना। नहीं मैम इतने बस यहाँ पे पास के डॉक्टर से एक बार मेडिसिन लेके आनी, अभी आ जाऊंगा बस। श्योर बिकॉज हम लोग क्लास फिनिश ही कर रहे हैं वाला, फिर नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर द इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं। तो बच्चे देखो ग्राम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मतलब 2 क्लासेस उनके बना दिया था, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया थे जिनके ऊपर स्टेनिंग आ गया था, जिन्होंने कलर स्टेनिंग ले लिया था। उन्होंने उसको इथेनॉल से वॉश करके देखा, अल्कोहल से बोलता है वॉश करके देखा, तो उनका जो कलर था वो वॉश नहीं हुआ था, उनके ऊपर कलर आ गया था, तो उनको ग्राम पॉजिटिव बोल दिया। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनका कलर वॉश हो गया था स्टेनिंग करने के बाद, अब जिनके अंदर था कलर रह गया था, उनको हम बोलते थे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्यों इनके पास कलर रह गया था? क्योंकि उनकी जो सेल वॉल थी वो बनी होती है टेकोइक एसिड से, और एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन इनके ऊपर प्रेजेंट होती है लिपोपॉलीसेकेराइड की। टेकोइक एसिड की इनकी सेल वॉल होती है, और इनकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है आपकी DAPA। डापा इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म पता है किसी को? नो मैम। डाई अमीनो पाल्मिटिक एसिड। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे 2 टाइप के बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब इनके फंक्शंस अगर हम देखें तो सेल वॉल का सबसे पहला फंक्शन क्या करता है? सेल को एक शेप प्रोवाइड कराता है और रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, और सेल को एक सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड कराएगा, और सेल को प्रोटेक्ट करेगा किससे? फ्रॉम बर्स्टिंग से। सेल हमारा बर्स्ट ना हो जाए, इससे भी ये प्रोटेक्ट करता है। यहाँ तक क्लियर सबको? मैम हाँ जी। बैक्टीरिया की सेल मैम म्यूरिन से नहीं बनी होती।